मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग भी होगी, उसके अलावा इसमें कैपिंग भी होगी, उसके अलावा इसमें टेलिंग भी होगी। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब जब स्प्लाइसिंग होती है तो होता यह है कि जो एक्सॉन पार्ट होते हैं उन एक्सॉन पार्ट को आपस में जोड़ा जा रहा होगा, और जो इंट्रॉन पार्ट जो कि काम का नहीं था उस पार्ट को निकाल दिया जा रहा होगा। अब इस इंट्रॉन पार्ट में हो सकता हो वो जीन होंगे या वो सेगमेंट्स होंगे या उन अमीनो एसिड को कोड करने के सीक्वेंस होंगे जो हमारे एंसेस्ट्रो में किसी काम के होंगे बट हमारे में किसी काम के नहीं है, इसीलिए ये स्प्लाइसिंग कर दी जा रही है। तो निकाले क्या जा रहे होंगे? निकाले जा रहे होंगे इंट्रॉन्स, और जोड़े क्या जा रहे होंगे? जोड़े जा रहे होंगे एक्सॉन। तो प्रोसेसिंग के बाद आप फाइनली ये देखोगे कि सारे इंट्रॉन जो होते हैं वो लाइगेस एंजाइम की मदद से जुड़ चुके होते हैं, और जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं उन सबको निकाल दिया जाता है। अब जो स्ट्रक्चर बनके आता है आफ्टर प्रोसेसिंग, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है मैसेंजर आरएनए। तो आपसे जब भी कोई सवाल करे कि यूकैरियोट्स में जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए बनता? नहीं, डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। पहले जो आरएनए बनता है उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों होते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। और हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे पहले प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। उस मॉडिफिकेशन के नाम है स्प्लाइसिंग भी करी जाएगी, कैपिंग और टेलिंग कुछ अदर फंक्शंस हैं जिसको इसके लिए तैयार किया जाएगा ताकि राइबोसोम तक जब ये एमआरएनए पहुंचे तो इसे पकड़ लिया जाए, इसे कैच कर लिया जाए या इसे रिसीव कर लिया जाए। बट स्प्लाइसिंग के दौरान करा यह जाता है कि एक्सॉन पार्ट्स को जोड़ दिया जाता जो कि फंक्शनल थे, और इंट्रॉन्स पार्ट को निकाल दिया जाता जो कि किसी काम के नहीं थे। अब एक